हेलो एवरीवन। ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो नवंबर 2020 का रिविजनरी टेस्ट पेपर आईसीआई ने इशू किया है। उसके सारे के सारे क्वेश्चन को हम लोग फटाफट डिस्कस करने वाले हैं। चलिए काम करते हैं, हम लोग आरटीपी शुरू करते हैं नवंबर 2020 का सीए इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जरा देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या चीज का है। हमारा पहला क्वेश्चन है रेशियो एनालिसिस का। बहुत इजी क्वेश्चन है। फटाफट पढ़ते हैं हम लोग साथ में, जल्दी से डिस्कस करते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मेसर्स लक्ष्मी एंड कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? पहला, नेट वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 4,80,000। नेट वर्किंग कैपिटल क्या रहेगा? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, सीए माइनस सीएल। अगला, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है 80,000। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी का पार्ट होता है। और अगला, ये क्या चीज में काम आने वाला है? जो हम लोग का क्विक रेशियो रहेगा उसके अंदर में बैंक ओवरड्राफ्ट का रूल रहता है। नेक्स्ट, फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरी रेशियो 0.75। फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरी रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? फिक्स एसेट डिवाइडेड बाय जो भी हम लोग का शेयर होल्डर्स फंड या प्रोप्राइटरी रेशियो है। नेक्स्ट हम लोग का रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, करंट रेशियो दिया हुआ है, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ समराइज बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। अब देखो, अब ये क्वेश्चन को शुरू करने के पहले बस मेरे को एक चीज बताना है। क्विक रेशियो 1.5 दिया है। अब क्विक रेशियो का जनरली फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अगर बाई चांस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन करता कि क्विक रेशियो में क्विक एसेट डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटी लेना है, तब तो देखो हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट को लेस करके आगे कैलकुलेशन करते। पर्सेंस हमारा क्वेश्चन इस मामले में साइलेंट है, वो कुछ नहीं बोला। तब इस केस में हम लोग हमेशा क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी के बेसिस पे आगे बढ़ेंगे। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे। उसके बाद वर्किंग नोट पे बहुत सारा कैलकुलेशन करेंगे। जहां जहां जो जो चीज कैलकुलेट होता रहेगा वैल्यू पुट करेंगे, फिर अपने आप बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगा। चलो स्टार्ट करें क्वेश्चन 1। हम लोग क्या बनाना है? बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। लाइब्रेरी साइड ये हो गया, असेट साइड। ठीक। एज ऑफ नाउ अगर हम लोग देखें क्वेश्चन में, नेट वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है पर वो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है। यानी ज्यादा कुछ आइटम दिया हुआ नहीं है अभी बैलेंस शीट में पुट करने के लिए। पर हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। करंट रेशियो दिया हुआ है, नेट वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। वर्किंग नोट पॉइंट नंबर 1, करंट रेशियो है 2.5, यानी सीए बाई सीएल है 2.5। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं सीए बाई सीएल। आपको एग्जाम में फुल फॉर्म लिखेंगे, तो रेफो सीए क्या बन जाएगा? 2.5 सीएल। नेट वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 4,80,000, वो क्या होगा? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी 4,80,000। करंट एसेट की जगह 2.5 सीएल लिख, माइनस सीएल इक्वल टू 4,80,000, मतलब 1.5 सीएल इज इक्वल टू 4,80,000। तो अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे करंट लायबिलिटी का वैल्यू आ जाएगा 3,20,000। जैसे करंट लायबिलिटी मिला है वैल्यू पुट कर, मेरे को तुरंत करंट एसेट मिलेगा। जाएगा 8 लाख। चलो करंट एसेट करंट लायबिलिटी आया, वैल्यू पर बैलेंस शीट में पुट करते हैं। करंट लायबिलिटी के अंदर में बैंक ओवरड्राफ्ट भी आता है जिसका वैल्यू दिया हुआ था 80,000। और बाकी बैलेंस आइदर क्रेडिटर अज्यूम कर लो या फिर अदर करंट लायबिलिटी बोल के 2,40,000। चलो यहां तक तो हुआ।
अब नेक्स्ट देखो हमारे क्विक रेशियो दिया है 1.5, तो एक काम करते हैं, क्विक रेशियो को यूज करते हैं, इससे मेरे को इन्वेंट्री का वैल्यू मिलेगा। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या, क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। हमारा क्विक एसेट में क्या आने वाला है, करंट एसेट माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, और ये कितना रेशियो दिया है 1.5। करंट एसेट करंट लायबिलिटी का वैल्यू दिया है, वैल्यू पुट कर मेरे को तुरंत मिलेगा स्टॉक का वैल्यू। तो अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे स्टॉक का वैल्यू देखना आ जाएगा 3,20,000। स्टॉक का वैल्यू आ जाएगा 3,20,000। स्टॉक हम लोग सीधा करंट एसेट के हेड में क्लासिफाई करेंगे। तो देखो हम लोग क्या क्या यूज कर लिए, नेटवर्किंग कैपिटल यूज हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, करंट रेशियो हो गया, लिक्विड रेशियो हो गया। बसता बस दो चीज है, फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरी रेशियो एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तो एक काम करते हैं, अगला रेशियो यूज करते हैं, फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरी रेशियो। कितना दिया है 0.75। चलो वर्किंग नोट 3, फिक्स एसेट डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटरी रेशियो। हमारे प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या हो, या प्रोप्राइटरी रेशियो में प्रोप्राइटर फंड मतलब क्या, शेयर होल्डर्स फंड। तो फिक्स एसेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड 0.75। अब देखो झमेला ऐसा है ना कि ना फिक्स एसेट का वैल्यू पता है ना शेयर होल्डर फंड का, और ये रेशियो दिया हुआ है 0.75। तो क्या करें, एक काम करते हैं, यहां पे लेट द शेयर होल्डर्स फंड बी एक्स। जैसे हम लोग शेयर होल्डर्स फंड को एक्स मानेंगे, मेरा फिक्स एसेट क्या बन जाएगा 0.75 इंटू एक्स। ठीक, अब देखो जैसा कि हम लोग को पता है बैलेंस शीट का दोनों साइड मैच करता है। अब बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्या है, शेयर होल्डर फंड एक्स प्लस करंट लायबिलिटी हम लोग का निकाला हुआ था 3,20,000। हमारे एसेट साइड में फिक्स एसेट का वैल्यू है 0.75x प्लस करंट एसेट का वैल्यू निकाला हुआ है 8 लाख। अब जैसे ही इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे मुझे तुरंत एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो देखना ये वैल्यू आएगा जाएगा 19,20,000। यानी सर शेयर होल्डर फंड आया 19,20,000, तो मेरा फिक्स एसेट क्या बनेगा 0.75 इंटू 19,20,000। अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो देखना ये वैल्यू आएगा 14,40,000। तो यानी मेरा फिक्स एसेट आया 14,40,000, वैल्यू पुट कर। शेयर होल्डर फंड आया 19,20,000, पर ध्यान देना उसमें रिजर्व एंड सरप्लस 3,20,000 है, यानी मेरा शेयर कैपिटल का बैलेंस कितना आएगा 16 लाख। तो फटाफट वैल्यू पुट करते हैं, शेयर कैपिटल आएगा 16 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस कितना है 3,20,000, और हम लोग अपना फिक्स एसेट कितना कैलकुलेट किए थे 14,40,000। दोनों साइड को ऐड करके देखता हूं, ऑब्वियस बात है मेरा बैलेंस शीट मैच कर जाएगा। कितना है 22,40,000, कितना है 22,40,000। डन। चलो हमारा ये था पहला क्वेश्चन जो बहुत इजी क्वेश्चन था रेशियो एनालिसिस का। चलो एक काम करते हैं, हम लोग आते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 में। क्या लिखा है क्वेश्चन 2, फटाफट डिस्कस करें। चलो क्या है क्वेश्चन नंबर 2 कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर का। देखो कैलकुलेट करना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग द फॉलोइंग डेटा बाय यूजिंग बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू वेट्स। ठीक है, दोनों वेट यूज करने बोला है, कर लेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी एज अंडर दिया हुआ है, डिवेंचर्स 100 रुपया पर डिवेंचर 5 लाख,
यानी शॉर्ट यहां पे मेरा डिबेंचर्स कितना रहेगा 5000 डिबेंचर्स एट द रेट 100। प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है 100 रुपया पर शेयर 5 लाख यानी 5000 प्रेफरेंस शेयर एट द रेट 100। इक्विटी शेयर दिया ₹10 पर शेयर टोटल में 10 लाख यानी 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट 10। डन। उसके बाद मेरा मार्केट प्राइस ऑफ दी सिक्योरिटीज दिया हुआ है, तो देखो ये मेरा बुक वैल्यू वेट्स निकालने में काम आएगा। और ये सारे के सारे नंबर ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स को अगर ये मार्केट प्राइस से हम लोग मल्टीप्लाई करें तो मेरे को सबका मार्केट वैल्यू मिल जाएगा। यानी शॉर्ट बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू का अमाउंट आ गया, वेट तक कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या कैलकुलेट करना है, डिबेंचर का कॉस्ट केडी, प्रेफरेंस का कॉस्ट केपी, इक्विटी का कॉस्ट केई। अब देखो आगे क्या बोलता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन ने दिया हुआ है 100 रुपया पर डिबेंचर्स रिडीमेबल एट पार, यानी जो मेरा डिबेंचर्स जिसका फेस वैल्यू 100 रुपया था उसको पार में ही रिडीम करना है। यानी शॉर्ट मेरा रिडीमेबल वैल्यू क्या होने वाला है, एग्जैक्ट 100 रुपया। 10% कूपन रेट, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 10%, वो फेस वैल्यू पे निकलता है। फेस वैल्यू अगर 100 है तो 100 का 10% इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 10 रुपया। 4% फ्लोटेशन कॉस्ट बोला है, वो किस पे करेंगे, जितना में इशू कर रहे हैं। 10 ईयर मेच्योरिटी, तो ये दिया हुआ है N। अब मेरा क्वेश्चन उठता है ये कितना में इशू किया, क्वेश्चन में क्लियर कट बताया नहीं। ये हम लोग को पता होना चाहिए। अगर मान लो क्वेश्चन में बोल दे किस रेट में इशू कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तब तो उसी रेट को हम लोग लेंगे। और अगर बाई चांस क्वेश्चन साइलेंट रहे तो हम लोग हमेशा मानेंगे जो आज के दिन मार्केट प्राइस चल रहा है उसी में इशू करेंगे। यानी शॉर्ट यहां पे डिबेंचर्स को किस रेट में इशू किया जाएगा, 105 पर ध्यान दो। जैसे 105 में इशू करेंगे तुरंत 4% फ्लोटेशन कॉस्ट लग जाएगा, तो नेट में पैसा क्या आएगा, 105 मिला, उसमें 4% गया यानी क्या बचेगा, 96%। तो 105 का 96% कितना आ जाएगा, 100.8। ये हमारा केडी निकालने में काम आएगा। नेक्स्ट हम लोग को बोलता है प्रेफरेंस शेयर्स, 100 रुपया पर प्रेफरेंस शेयर्स है रिडीमेबल एट पार, यानी रिडीमेबल वैल्यू हो गया एग्जैक्ट 100। कूपन रेट, प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस डिविडेंड मिलता है 5% फेस वैल्यू पे, 100 का 5% प्रेफरेंस डिविडेंड कितना आएगा, 5 रुपया। आगे बोलता है 2% है फ्लोटेशन कॉस्ट, 10 ईयर मेच्योरिटी इन दिया हुआ है। सिमिलरली जैसे डिवेंचर्स में हुआ था, किस रेट में हम लोग इशू कर रहे हैं क्वेश्चन में नहीं बताया, तो हम लोग क्या मानेंगे, जो मेरा मार्केट प्राइस था उसी में इशू कर रहे हैं। मार्केट प्राइस क्या है, 110, यानी इशू किए 110 में, पर इशू करते 2% फ्लोटेशन कॉस्ट गया, तो नेट में क्या बचेगा, 110 का 98%, 107.8। पॉइंट नंबर 3 में मुझे क्या निकालना है, इक्विटी का कॉस्ट। इक्विटी शेयर है ₹4 फ्लोटेशन कॉस्ट, मार्केट प्राइस है 24। द नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड, अगले साल का एक्सपेक्टेड डिविडेंड दिया है मतलब D1। एनुअल ग्रोथ दिया हुआ है यानी G। द फर्म हैज प्रैक्टिस ऑफ पेइंग ऑल अर्निंग्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। टैक्स रेट दिया हुआ है 30%, ये हमारा केडी निकालने में काम आएगा। अब देखो लास्ट में क्या बोल दिया, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग कर दिया। अगर क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता तो एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन था, केडी केपी के निकालते, बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू पता था, काम खत्म। और जरा ध्यान देना क्वेश्चन में क्या बोला है, यूज वाईटीएम मेथड। क्वेश्चन उठता है वाईटीएम मेथड का मतलब क्या, यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड, यानी यहां पे जो केडी और केपी निकालेंगे वो कैलकुलेट करेंगे यूजिंग आईआरआर मेथड। याद होगा कैपिटल बजटिंग चैप्टर पढ़े थे, उसमें आईआरआर मेथड होता था। उसके बेसिस पे मुझे कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैलकुलेट करना है। आप मत लेना, आराम से हो जाएगा, समझते हैं कैसे। चलो देखें, एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग केपी केडी कैलकुलेट करते हैं। चलो हमारा क्वेश्चन नंबर 2, पहले हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं के ई, सबसे इजीली हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, D1/P0 + G, पर ध्यान देना ये क्वेश्चन के अंदर में फ्लोटेशन कॉस्ट भी था, तो फॉर्मूला क्या होगा, D1/P0 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट प्लस G। अगर KRE होता तो फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस नहीं होता, के में माइनस होता है। हम लोग का नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना दिया हुआ था, 1 रुपया। P0 कितना है, 24, फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है, 4,
ग्रोथ रेट था 5%, यानी 5/100 0.05। तो अगर हम लोग ये कैलकुलेट करें जाएगा 10%। चलो हमारा के आ गया 10%। अब अगला मुझे कैलकुलेट करना है केडी। अब देखो एक बात सुनो अच्छे से, अगर मान लो यहाँ पे वाईटीए मेथड नहीं बोलता तो हम लोग केडी कैसे कैलकुलेट करते, रिडीमेबल है, आप लोग को यहाँ करना नहीं है, समझा रहे हैं। केडी कैसे कैलकुलेट करते, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट प्लस आरवी माइनस एनपी बाय एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी बाय 2 इंटू 100। करेक्ट। ये सारा वैल्यूज हम लोग कैलकुलेट करके देखे थे क्या क्या था। इंटरेस्ट कितना था जरा देखना, हमारे क्वेश्चन में इंटरेस्ट कितना था। इंटरेस्ट था 10% कूपन रेट। टैक्स रेट आई थिंक 30% था, चेक कर लेते हैं। यस। प्लस आरवी, रिडीमेबल वैल्यू क्या था, रिडीमेबल एट पार यानी एग्जैक्ट 100 रुपए में। नेट प्रोसीड क्या था, 105 का 96%, जो हम लोग कितना निकाला था 100.8। मेच्योरिटी था 10 साल। होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। अगर हम लोग इसको सॉल्व करके देखें तो देखना ये आएगा 6.89%। यह आएगा 6.89%। अगर बाई चांस वाईटीएम मेथड नहीं बोलता तो हमारा केडी निकल गया, पर अगर वाईटीएम मेथड बोला है यानी मेरे को आईआरआर के बेसिस पे सॉल्व करना पड़ेगा, तो याद होगा आईआरआर में मेरे को पहले गेस वर्क करना पड़ता है कि पहला परसेंटेज हम क्या गेस करें कि एग्जैक्ट उसी परसेंटेज में मेरा जो एनपीवी है वो फाइनली 0 आ जाए, याद होगा। अब इस केस में यहां पे गेस वर्क करने का झमेला खत्म, कि मेरे को पता है केडी 6.89 अगर आया है तो उसी के आसपास रहेगा, और अगर इसी के आसपास रहेगा तो एक काम करते हैं, पहला गेस वर्क करते हैं 6, अगला देख लेंगे 7 करना है या क्या करना है। ऑल्दो आप लोग आरटीपी 5 और 7 के बेसिस पे किया है, आइडियलिस्टिकली जब भी आईआरआर कैलकुलेट करते हैं तो डिफरेंस इन परसेंटेज 1 होना चाहिए। तो आप लोग का 5 और 7 किया है तो उससे आंसर तो आएगा, पर एग्जैक्ट नहीं आएगा जितना 6 और 7 के बेसिस पे आएगा। तो देखो यहां पर क्या होगा जरा देखते हैं, हम लोग कैलकुलेट करते हैं आईआरआर, वो सारा इंफॉर्मेशन हम लोग के पास पता है। अब एग्जाम में अगर बाई चांस वाईटीएम आया तो ये जो कैलकुलेशन किया ना तुम लोग कहीं रफ में करना, ताकि आइडिया लग जाए 6.89 के आसपास है, और उसके हम लोग पहला गेस वर्क कर लेंगे 6% और उसके बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो सारे नंबर्स हमारे पास है, फटाफट एक बार कैलकुलेट करें कितना आएगा। पर्टिकुलर्स वर्टिकुलर्स का जरूरत नहीं है, या कर देते छोड़ो। टाइम पीरियड, पी फैक्टर में 2 कॉलम बनाते हैं, एक पहला 6% ले रहे हैं, अगला शायद 7 लेंगे, वो देखा जाएगा बाद में। अमाउंट रुपीज, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू में भी एक 6% पे ले रहे हैं, दूसरा वाला देखा जाएगा। अब जरा एक बार कंपनी के व्यू पॉइंट से जरा सोचना, कंपनी के व्यू पॉइंट से यहां पे क्या हो रहा है, सबसे पहले ये एक बार इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से सोचते हैं, एक ही बात है जो मन चाहे सोचना। सबसे पहले जरा सोचो जब कंपनी को पैसा मिला तो कितना मिल रहा था 100.8, कंपनी के पॉइंट से लेते हैं। कैश कितना आया टाइम पीरियड 0 में आज के दिन 100.8। अब हर साल डिवेंचर्स को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लास्ट में रिडीम करना पड़ेगा 10 साल तक, तो कैश आउटफ्लो 2 रहेगा, एक टाइम पीरियड 1 से लेके 10 तक, टाइम पीरियड 1 से लेके 10 तक, ठीक। हर साल कितना देंगे इंटरेस्ट 10 रुपया पर, टैक्स 30% बचेगा, मतलब हर साल 7-7 रुपये आएगा, और एक टाइम पीरियड 10 में हम लोग 100 रुपये में रिडीम करेंगे। तो एकदम सिंपल हिसाब है, आज के दिन 100.8 मिलेगा, हर साल 7 रुपया देंगे, आखिरी साल 100 रुपया देना है, करेक्ट। अब एक काम करते हैं, पी फैक्टर एट द रेट 6% निकालते हैं, टाइम पीरियड 0 में हमेशा पी फैक्टर 1, 6% कैलकुलेट करें कितना आएगा। फटाफट कैलकुलेटर में कैलकुलेट करें।
आई थिंक ये आएगा 7.36 और टाइम पीरियड 10 में कितना आया था? ये आएगा 0.558। ठीक, फटाफट मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आएगा ये 100.8, ये आएगा 51.52 एंड 55.8। तो अगर इन दोनों को ऐड करें तो देखो ये वैल्यू क्या मिल जाएगा, 107.32। यानी इन शॉर्ट अगर देखें तो मेरा यहां पे 6.52 का डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, माइनस में कैश आउटफ्लो ज़्यादा हुआ है। अब एक काम करना पड़ेगा, हम लोग अगला लेते हैं 7%, टाइम पीरियड 0 में 1 ही रहेगा। टाइम पीरियड 1 से 10 का एन्युटी फैक्टर निकाले। ये पहले लिख देते हैं 0.508, लास्ट में लगाए GT 7.024, जाएगा 99.97। तो कैलकुलेट करके देखिए ये कितना आ जाएगा 0.83। ठीक, पर मेरे को यहाँ पे वो परसेंटेज निकालना है जहां पर फाइनली ये वैल्यू 0 हो जाए। तो ये कैसे आएगा? अब देखो 6 में -6.52 था, 7 में तो 0.83 है। मुझे वो परसेंटेज कैलकुलेट करना है जब क्या चाहिए 0। तो इंटरपोलेशन लगाते हैं, x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 माइनस 6.5, और यहाँ पे 0 माइनस 0.83। तो अगर हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे देखना x का वैल्यू हमको मिलेगा, एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। इसमें एक चीज़ और करना होगा, हम लोग दिस माइनस दिस लिए, दिस माइनस दिस लिए, एक्चुअली हमको 0 ध्यान रह गया। फिर दिस माइनस दिस लिए तो यहाँ पे भी दिस माइनस दिस होगा। तो अब अगर कैलकुलेट करें तो देखो ये वैल्यू आएगा 52 + 83 7.35। कैलकुलेट करके देखना, ये आ जाएगा 6.89%। तो जरा सोचो हुआ क्या, यहां पे 6.89 आया और जब इधर में शॉर्टकट से कैलकुलेट किया वो भी 6.89 ही आया। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल दिया YTM मेथड लगा तो लगा, ऑप्शन नहीं है। सिमिलरली एग्जैक्ट हम लोग ऐसे कैलकुलेशन करेंगे KP का, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस का। पहले वो लगाएंगे शॉर्टकट तरीका KP। फॉर्मूला क्या है, प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस RV माइनस NP बाय N होल डिवाइडेड बाय RV प्लस NP बाय 2 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड कितना था जरा क्वेश्चन में देखना, 5% था कूपन रेट तो 5 मिलेगा। रिडीमेबल एट पार था तो 100। नेट प्रोसीड कितना था 110 पर 2% डिस्काउंट गया फ्लोटेशन कॉस्ट, यानी शॉर्ट कितना आएगा 107.8 डिवाइडेड बाय N होल डिवाइडेड बाय 100
प्लस 107.8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये देखो आएगा कैलकुलेट करके देखना, ये आ रहा है 4.06%। करेक्ट। यानी अगर बाई चांस वाईटीएम नहीं बोलता तो मेरा 4.06 आते ही काम खत्म। पर सिर्फ वाईटीएम बोला यानी आईआरआर मेथड से करना है तो मुझे गेसवर्क करना है। तो मेरा पहला गेसवर्क क्या आएगा 4, अगला होपफुली 5। तो एक काम करते हैं, सेम ऊपर वाला टेबल रिपीट करते हैं। पर्टिकुलर्स, टाइम पीरियड, पीवी फैक्टर एट द रेट 4%। अगला हम लोग बाद में लिखेंगे अमाउंट रुपीज प्रेजेंट वैल्यू, एक रहेगा 4% पे, दूसरा वाला बाद में लिखेंगे। ठीक है ना। जरा वैल्यूज कैलकुलेट करें क्या क्या आएगा। सबसे पहले कैश इन्फ्लो कंपनी को क्या मिला 107.8 टाइम पीरियड 0 में। कैश आउटफ्लो कंपनी को हर साल क्या देना पड़ेगा टाइम पीरियड 1 से 10 तक। प्रेफरेंस डिविडेंड 5 रुपया करके, और एक आखिरी साल में देंगे 100 रुपया। एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। अब एक काम करते हैं 4% पे कैलकुलेट करते हैं। पी फैक्टर हमेशा 1 रहेगा टाइम पीरियड 0 में। उसके बाद जाएगा 0.675 या 6 ले लेते हैं, जाएगा 8.11। तो अगर आप लोग कैलकुलेट करो तो अगर हम लोग नेट में निकालें तो देखो क्या आ रहा है 0.35 माइनस में। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग गेस करते हैं 5% के बेसिस पे टाइम पीरियड 0 में 1 रहेगा। जाएगा 0.614, जाएगा 7.722, जाएगा 38.61, ये रहेगा 61.4। तो ऐड करके देखो ये वैल्यू क्या मिल जाएगा 100.01। तो नेट में देखना ये वैल्यू आ रहा है 7.79। ठीक। पर मेरे को यहां पे वो परसेंटेज चाहिए जब वैल्यू 0 हो जाए। तो देखो 4% में -0.35, 5% में 7.79। मेरे को वो वैल्यू कैलकुलेट करना है जब चाहिए 0। लगाते हैं इंटरपोलेशन, कैसे लगेगा 10 माइनस 10 0, 10 माइनस 10 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 माइनस माइनस 0.35 यानी प्लस 0.35, दोनों तरफ डिवाइड। यहाँ 5 माइनस 4, यहाँ पे 10 माइनस 10, माइनस माइनस करके ये बन जाएगा प्लस। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करें देखना एक्स का वैल्यू आएगा 4.04%। इसका वैल्यू आया 4.04% और हम लोग यहाँ 4.06 निकाले थे। थोड़ा बहुत डिफरेंस डेफिनेटली रहेगा, वो डिपेंड करता है हम लोग कितना पी फैक्टर में डेसिमल कंसिडर कर रहे हैं। अब देखो एक बार के केपी के डी आ गया, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा। बुक वैल्यू दिया है, वेट निकालेंगे, केपी के डी के से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली मार्केट वैल्यू का दिया हुआ है, वेट निकालेंगे, केपी के डी के से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी ये क्वेश्चन है बस मेरे को ये जानना था केडी केपी किस तरीका से कैलकुलेट होगा यूजिंग वाईटीएम मेथड। तो एक काम करते हैं फटाफट, अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो जल्दी से कर लेते हैं कैलकुलेट। वैक सोर्स अमाउंट वेट कॉस्ट एंड WACC।
ये हम लोग कर रहे हैं पहले बुक वैल्यू वेट्स, तो आप लोग ऊपर लिख देना बुक वैल्यू। क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहला हमारा है डिबेंचर्स, नेक्स्ट हम लोग का है प्रेफरेंस शेयर्स, नेक्स्ट हम लोग का है इक्विटी शेयर्स। कितना दिया हुआ था, 5 लाख, 5 लाख, 10 लाख। ये टोटल आएगा 20 लाख। वेट मिलेगा 0.25, 0.25, 0.5 मिला के 1। केडी हम लोग कितना कैलकुलेट किया था देखना, 4.0, सॉरी ये तो केपी था। केडी कितना कैलकुलेट किए थे, 6.89, ये 4.04 और ये था 10। वेट आ गया, मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट से, मेरे को सीधा क्या मिल जाएगा, WACC जाएगा 1.72, जाएगा 1.01, जाएगा 5, ऐड करना क्या मिल जाएगा 7.73%। यह है हमारा बुक वैल्यू वेट्स। मार्केट वैल्यू वेट्स में बस खाली ये अमाउंट चेंज होगा जिसकी वजह से वेट चेंज हो जाएगा। और ये सेम हम लोग रिपीट करें टेबल, पहला हम लोग का डिबेंचर्स का वैल्यू कितना आएगा, देखो 5000 डिबेंचर्स था एंड आई थिंक हर एक डिबेंचर का वैल्यू था 105 रुपया, यानी 5,25,000। प्रेफरेंस शेयर्स भी 5000 था और हर एक का वैल्यू था 110 रुपया, यानी 5.5 लाख। एंड इक्विटी शेयर्स था 1 लाख और हर एक का वैल्यू था 24, यानी 24 लाख। तो अगर आप लोग टोटल करो तो देखो ये कितना बन जाएगा, 34,75,000। अगर वेट कैलकुलेट करें जाएगा 0.1511, 0.1583, 0.6906। एक बार टोटल चेक कर लेना, 1 आना चाहिए, यस। अब अगला जो मेरा कॉस्ट वो ऑलरेडी निकाला हुआ था, 6.89, 4.04 और 10। ये आराम से मल्टीप्लिकेशन करके आप लोग फाइनल बैक कैलकुलेट कर सकते हैं। डन। चलिए था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन 3, जरा पढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 में देखो क्या लिखा हुआ है, ये कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर का क्वेश्चन है। Xylon Limited is considering 2 alternative financing plans as below। दो प्लान है, प्लान ए, प्लान बी। प्लान ए में देखो क्या दिया हुआ है, इक्विटी शेयर 8 लाख, 12% डिवेंचर 4 लाख, मिला के 12 लाख। प्लान बी में इक्विटी शेयर है 8 लाख का, प्रेफरेंस शेयर है 4 लाख का, मिला के 12 लाख। द इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन द प्लान्स इज ₹4,80,000। ओके, जनरली क्वेश्चन के अंदर में इंडिफरेंस पॉइंट निकालने बोलता है, ये क्वेश्चन में इंडिफरेंस पॉइंट निकालकर दे दिया। याद ध्यान होगा आप लोग को, इंडिफरेंस पॉइंट वो ईबीआईटी का वैल्यू है, इंडिफरेंस पॉइंट वो ईबीआईटी का वैल्यू है जहां पर ईपीएस क्या रहता है, सेम। तो ये 4,80,000 वो ईबीआईटी का वैल्यू है जब अर्निंग्स पर शेयर सेम होने वाला है। टैक्स रेट दिया हुआ है 30%। कैलकुलेट मुझे क्या करना है, रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। जो प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड रेट नहीं दिया है वो मुझे कैलकुलेट करना है, कर लेंगे आराम से कैलकुलेट। तो चलो एक काम करते हैं हम लोग इसके लिए फटाफट। दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कि हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाकर करें, एक ऑप्शन है इक्वेशन वाला। इक्वेशन वाला करते हैं। सबसे पहले अर्निंग्स पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों को पता है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी आया, इनटू 1 माइनस टैक्स रेट ईएटी आया, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड आफेश आया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। चलिए काम करते हैं हम लोग फटाफट करते हैं ये क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 3।
इनडिफरेंस पॉइंट वो पॉइंट जहां पे ईबीआईटी का वैल्यू सेम। तो देखो पहले वाले में पहले हम एक बार ईपीएस का फॉर्मूला तुम लोगों को लिख देता है ताकि हम लोग रिलेट कर पाए। क्या था? ईपीएस ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी बना, इंटू 1 माइनस टैक्स रेट ईएटी बना, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड आफेश बना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक, अब वैल्यू पुट करते हैं। ईबीआईटी है 4,80,000। पहले वाले में इंटरेस्ट आएगा, कितना आएगा जरा देखो, कितना था इंटरेस्ट? 4 लाख का डिबेंचर, उस पर 12% यानी 48,000। इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 80,000। सेकेंड वाले में 4,80,000, इंटरेस्ट कुछ नहीं है, इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, प्रेफरेंस डिविडेंड है वही तो कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 80,000। तो ये तो गया, कुछ नहीं करना है, इक्वेशन सॉल्व करो, प्रेफरेंस डिविडेंड का वैल्यू मिल जाएगा मुझे। निकाले कितना है ये 3,02,400 इज इक्वल टू 3,36,000 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। तो अगर बाई चांस हम लोग कैलकुलेट करें प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट, ये कितना आएगा जरा देखना, 33,600। तो देखो मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट क्या बन जाएगा? डिविडेंड दे रहे हैं 33,600, कितने प्रेफरेंशियल कैपिटल पे? 4 लाख, परसेंटेज के लिए इनटू 100 क्या बनेगा ये? 8.4%। डन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 काफी इजी क्वेश्चन था, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन 4 लेवरेज का क्वेश्चन है, एक और बहुत इजी क्वेश्चन है। फटाफट पढ़ते हैं साथ में, डिस्कस करते हैं साथ में और जल्दी से खत्म करते हैं। क्या क्वेश्चन 4? द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ पीएस लिमिटेड फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 कंसिस्टेड एज बिलो। दो सोर्स दिया हुआ है। पहला हमारा दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 ईच, 10 लाख रुपया, यानी शॉर्ट 10,000 इक्विटी शेयर होगा एट द रेट 100। 10% डिबेंचर्स दिया हुआ है 10 लाख रुपया। चलो बहुत इजी है। ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 सेल्स डिक्रीज टू 1 लाख यूनिट एज कंपेयर टू 1,20,000 इन प्रीवियस ईयर। यानी अगर 2018-19 में सेल 1,20,000 यूनिट था, यह कम होकर 1 लाख यूनिट हो गया। हाउएवर द सेलिंग प्राइस टू दैट रुपीज 12 पर यूनिट, सेलिंग प्राइस दोनों साल 12 रुपया था। मेरा वेरिएबल कॉस्ट 8 रुपया पर यूनिट था दोनों साल। चलो ठीक है, तो सेल वैल्यू मिल जाएगा माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आ गया। मेरा फिक्स कॉस्ट है 2 लाख, वो तो हर साल सेम रहेगा। मुझे ईबीआईटी मिल गया। इंटरेस्ट ले लेंगे 10 लाख का 10%, 1 लाख दोनों साल, ईबीटी मिल गया। टैक्स रेट दिया 30%, ईएटी मिल गया। प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ नहीं है, मतलब वही मेरा आफेश है। कैलकुलेट क्या करना है? डीएफएल हो जाएगा आराम से, डॉल हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। तो दोनों साल ईपीएस निकालेंगे, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस मिल जाएगा। चलो बहुत इजी क्वेश्चन था, फटाफट कैलकुलेट करते हैं। इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं 2 कॉलम के साथ, 1,20,000 यूनिट एंड 1 लाख यूनिट। 12, 8, 2 लाख, 1 लाख। चलो ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, मुझे क्या बनाना है? इनकम स्टेटमेंट। पर्टिकुलर्स कितना है? 1,20,000 और 1 लाख यूनिट्स। पहले लिखते हैं सेल वैल्यू एट द रेट कितना था? सेलिंग प्राइस था एट द रेट 12 रुपया पर यूनिट। तो 1,20,000 इंटू 12, 14,40,000। और यहां पर क्या आ जाएगा? 12 लाख। माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट रुपीज 8 पर यूनिट, जाएगा 9,60,000, यह आ जाएगा 8 लाख। मेरे को क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन 4,80,000 एंड 4 लाख। माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ है, दोनों में 2 लाख रहेगा।
EBIT आ गया 2,80,000 एंड 2 लाख। माइनस करना है हर साल का इंटरेस्ट, जो क्या रहेगा, डिवेंचर का वैल्यू है 10 लाख, इंटरेस्ट रेट है 10%, यानी हर साल कितना आ जाएगा, 1 लाख। ठीक है ना यहां तक? मुझे सीधा क्या मिलेगा, EBT माइनस करेंगे टैक्स, टैक्स रेट दिया हुआ था 30%, हम लोग को सीधा क्या मिल जाएगा, EAT अब जो 3 पार्ट था, पहले पार्ट में कैलकुलेट करने बोला है DFL, तो DFL का फॉर्मूला क्या, ध्यान देना यहां प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, EBIT बाई EBT। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, 2,80,000 बाई 1,80,000 जाएगा 1.56 टाइम्स। हमारे जब 1 लाख यूनिट बेचे तो 2 लाख बाई 1 लाख की, तो सॉरी, हाँ, EBIT 2 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख की, तो चलो बहुत इजी है, 2 टाइम्स सीधा आएगा। नेक्स्ट मुझे कैलकुलेट करना है डॉल, फॉर्मूला क्या होगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBIT। कंट्रीब्यूशन 4,80,000 डिवाइड बाई 2,80,000, 1.71 टाइम्स, और वहां पे भी आएगा 2। ठीक, डॉल आ गया, DFL आ गया। नेक्स्ट मुझे कैलकुलेट करना है अर्निंग्स पर शेयर, उसके बाद निकालेंगे परसेंटेज चेंज इन EPS कितना है। चलो पार्ट 3 में EPS कैसे मिलेगा, जितना EAT था डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना था, 10 लाख 100 रुपया करके, यानी 10,000 इक्विटी शेयर्स। तो आई थिंक ये बन जाएगा 12.6 एंड ये बन जाएगा 7। तो परसेंटेज चेंज इन EPS कितना हो जाएगा, 5.6 कम हुआ ऑन अ बेस ऑफ 12.6 इंटू 100। अगर कैलकुलेट करें ये आ जाएगा 44.44%। ठीक, तो ये हमारा लेवरेज का क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी होता है खत्म। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या चीज का है, क्वेश्चन 5 कैपिटल वेटिंग का क्वेश्चन है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये इस टाइप का सेम क्वेश्चन हम लोग एग्जैक्ट सेम इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग करते भी थे। तो चलो एक काम करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलो पढ़े क्वेश्चन। क्या लिखा है क्वेश्चन 5 में, अ लार्ज प्रॉफिट मेकिंग कंपनी इज कंसिडरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीन to process the waste produced by one of its existing manufacturing process to be converted into a marketable product. At present, यानी आज के दिन एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से कुछ वेस्ट जनरेट होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर उठा के फेंक देता है, जिस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्टर कुछ रुपया चार्ज करता है। अब ये क्या डिसाइड किया, इस वेस्ट को फेंकवाएगा नहीं, इसको फर्दर प्रोसेस करके एक मार्केटेबल प्रोडक्ट बनाना चाह रहा है। क्या लिखा आगे, At present, the waste is removed by contractor for disposal on payment by the company of rupees 150 lakh per annum for next 4 years. यानी कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि अगले 4 साल आपको 150 लाख हम देंगे, आप इस वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करो। द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड अपॉन इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन ऑन पेमेंट ऑफ ए कंपेंसेशन ऑफ रुपीज 90 लाख बिफोर द प्रोसेसिंग ऑपरेशन स्टार्ट्स। पर्सन्स देखो ये कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो ऑब्वियस सा बात, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हम लोग ब्रीच करते हैं तब ये डैमेजेस क्लेम करना चाहेगा। डैमेजेस वो कितना क्लेम करेगा, 90 लाख रुपीस। कब, एट द स्टार्टिंग, बिफोर द प्रोसेसिंग ऑपरेशन स्टार्ट्स। यानी अगर आज के दिन मशीन परचेज करेंगे, यानी कॉन्ट्रैक्टर का काम नहीं है, और अगर कॉन्ट्रैक्टर का काम नहीं है तो इस केस में कॉन्ट्रैक्टर कंपेंसेशन मांगेगा कितने का, 90 लाख का। कब, आज के दिन। यानी मेरा ये खर्चा कब आएगा, टाइम पीरियड 0 में। दिस कंपेंसेशन इज नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन फॉर टैक्स। इसका टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब जो 90 लाख गया बस वो गया। तो जरा सोचना, इस पूरे पैराग्राफ में 2 चीज काम का था। एक, 90 लाख लगेगा, और अगर ये मशीन आ गया तो जो मेरा हर साल 150 लाख रुपया खर्चा लगता था वो खर्चा नहीं लगेगा। यानी शॉर्ट जो खर्चा लगता और ना लगे
वो मेरे लिए एक तरह का गेन है। तो जब रेवेन्यू कैश इनफ्लो निकालेंगे तो इसको एज ए गेन की तरह 150 लाख हर साल लेंगे। नेक्स्ट क्या बोलता है, द मशीन रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेसिंग विल कॉस्ट टू बी 600 लाख और टू बी फाइनेंस्ड बाय लोन रीपेएबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स कमेंसिंग फ्रॉम एंड ऑफ ईयर 1। अब बोलता है मशीन को परचेज करने के लिए 600 लाख चाहिएगा, जो कहां से लेकर आएंगे, लोन लेके, और इसको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हम लोग रीपेमेंट करेंगे। कब से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम एंड ऑफ ईयर 1। तो ईयर 1, 2, 3, 4 में 600/4 हर साल 150 करके पेमेंट करेंगे। तो टाइम पीरियड 1, 2, 3, 4 में खर्चा आएगा 150 करके। नेक्स्ट, द इंटरेस्ट रेट इज 14% पर एनम, इंटरेस्ट रेट है 14% पर एनम, चलो ठीक है। एट द एंड ऑफ 4th ईयर द मशीन कैन बी सोल्ड फॉर ₹60 लाख एंड द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूवल विल बी ₹45 लाख। यानी टाइम पीरियड 4 में जाके 60 लाख में मशीन को बेचेंगे, पर बेचने के समय उसको डिसमेंटल करके रिमूव करने का 45 लाख का खर्चा लगेगा। यानी शॉर्ट मेरा नेट में रेवेन्यू कितना आएगा, 15 लाख। सेल्स एंड डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इमर्जिंग फ्रॉम वेस्ट प्रोसेसिंग फॉर 4 years आर एस्टिमेटेड एज अंडर। टाइम पीरियड 1, 2, 3, 4 में हर साल का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सेल वैल्यू, रॉ मटेरियल कंजम्पशन, वेजेस, अदर एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड, डेप्रिसिएशन एज पर आईटी। ये रेवेन्यू कैश इन्फो निकालने में काम आएगा। इसके बाद क्या बोला है, इनिशियल स्टॉक ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशन इज ₹60 लाख एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 1। ईयर 1 के बिगिनिंग में यानी टाइम पीरियड 0 में मेरे को मटेरियल रखना पड़ेगा। ये क्या है, एक तरह का इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। कितना है, 60 लाख। तो टाइम पीरियड 0 में एक और खर्चा। फिर आगे बोलता है द स्टॉक लेवल ऑफ मटेरियल टू बी मेंटेन्ड एट द एंड ऑफ ईयर 1, 2 and 3 विल बी 165 लाख। यानी टाइम पीरियड 0 में चाहिए 60 लाख और टाइम पीरियड 1 में 165 लाख चाहिए। यानी टाइम पीरियड 1 में 105 लाख और मटेरियल परचेज करके रखना पड़ेगा। बोलता है जो लगातार टाइम पीरियड 2, 3 में भी कंटिन्यू करेंगे, और 4th ईयर के एंड में ये वैल्यू निल हो जाएगा। यानी पूरा वर्किंग कैपिटल रिलीज होकर पैसा मिल जाएगा। टर्मिनल कैश इनफ्लो। इसके बाद द स्टोरेज ऑफ मटेरियल विल यूटिलाइज स्पेस विच वुड अदरवाइज हैव बीन रेंटेड आउट फॉर ₹30 लाख पर एनम। अब मटेरियल को स्टोर करने के लिए बोलता है कुछ मेरा स्टोरेज कॉस्ट लगेगा, कॉस्ट नहीं लगेगा, एक जगह लगेगा, पर अगर बाई चांस वो जगह हम यूज नहीं करता तो कहीं पे और रेंट पे हम देते 30 लाख में, जो हम खो दिया। यानी एक तरह का ये क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये मेरा एक तरह का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया हर साल का। नेक्स्ट, लेबर कॉस्ट इंक्लूड, ये जो लेबर कॉस्ट है, जो वेजेस का कॉस्ट है, इसमें इंक्लूडेड है क्या, wages of 40 workers whose transfer to this process will reduce idle time payment of ₹45 lakh in year 1 and 30 lakh in year 2। यानी जो वेजेस का अमाउंट है इसके अंदर में क्या इंक्लूडेड है, क्या जुड़ा हुआ है, वैसे 40 वर्कर का वेजेस जो किसी और प्रोसेस से यहां पर लाया गया। क्यों लाया गया, क्योंकि वो लोग खाली बैठे थे। खाली बैठे रहते तो उनको स्टिल पैसा देना पड़ता, कितना, 45 लाख ईयर 1 में, 30 लाख ईयर 2 में। यानी जरा समझना, ये खर्चा तो एनीवेज लगने वाला था। यानी अगर हम लोग इस प्रोजेक्ट में लेके आ रहे हैं तो इस प्रोजेक्ट में लाने की वजह से एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है, ये तो एनीवेज लगने वाला था। तो जो एनीवेज लगता वो मेरे लिए रेलेवेंट थोड़ी है। और मेरे को यहां पे क्या कंसिडर करना चाहिए कि ये जो खर्चा कर रहे हैं, ये जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें एडिशनल कॉस्ट क्या लग रहा है। तो ध्यान देना, ईयर 1 में 45 लाख तो एनीवेज लगता, तो ये 180 लेंगे, और 30 लाख एनीवेज लगता तो ये 195 लेंगे। नेक्स्ट, फैक्ट्री ओवरहेड। अब अगला बात कर रहा है फैक्ट्री ओवरहेड का। बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड में इंक्लूडेड है क्या, अपोर्शनमेंट ऑफ जनरल फैक्ट्री ओवरहेड। यानी जो जनरल खर्चा है जो मेरे को हर एक प्रोजेक्ट में बांटना होता है, बस उसमें कुछ पोर्शन अपोर्शन किया गया है। यानी अगर बाई चांस ये प्रोजेक्ट करते या नहीं करते वो खर्चा तो लगता, ये प्रोजेक्ट किए इसीलिए उस ओवरऑल कॉस्ट का कुछ पोर्शन यहां बांट दिए। यानी ये खर्चा एनीवेज लगने वाला था, इवन तो हम लोग ये प्रोजेक्ट करे ना करे, तो जो खर्चा एनीवेज लगता है वो तो इररिलेवेंट है। पर बोलते हैं एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट ऑफ इंश्योरेंस चार्जेस ऑफ 90 लाख पर एनम पेबल ऑन दिस वेंचर। यानी फैक्ट्री ओवरहेड में सब कुछ अपोर्शनमेंट है एक्सेप्ट 90 लाख रुपया जो इसी वेंचर में लगा। तो हम लोग यहां पे ये सारा वैल्यूज नहीं लेंगे, हर साल में क्या लेंगे, ओनली 90 लाख। ठीक। नेक्स्ट, द कंपनीज टैक्स रेट इज 30%, कंपनी का टैक्स रेट दिया हुआ है 30%। मेरा पीवी फैक्टर टाइम पीरियड 1, 2, 3, 4 में दिया हुआ है। एडवाइस करना है
कि मशीन को इंस्टॉल करें या फिर ना करें। चलो ठीक है। देखो क्वेश्चन तो काफी लंबा चौड़ा है। अब जहां जहां जो जो इंफॉर्मेशन आएगा, जैसे एक काम करो, पहला इतना सारा पढ़ के क्या क्या आया। एक 150 लाख बचेगा रेवेन्यू कैश इनफ्लो। टाइम पीरियड 0 में 90 लाख लगा। 600 लाख लोन लिए, कैश आया, पर आने के साथ मशीन खरीदे, कैश गया, तो टाइम पीरियड 0 में कुछ नहीं हुआ। टाइम पीरियड 1 2 3 4 में खर्चा आएगा 150 लाख का, जब ये 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में रीपेमेंट करेगा। टाइम पीरियड 4 में 15 लाख मिलेगा नेट में बेच के। इंटरेस्ट मेरा पीएल में जाएगा, यानी जो रेवेन्यू कैश इनफ्लो है, और ये पूरा टेबल रेवेन्यू कैश इनफ्लो बनाने में काम आएगा। एक और, मेरा वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट शुरू में होगा 60 लाख, बाद में 105 लाख और होगा, जो टाइम पीरियड 4 में वापस मिल जाएगा। और ये जो नीचे लिखा हुआ था वो सब रेवेन्यू कैश इनफ्लो में काम आएगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलो स्टार्ट करें क्वेश्चन 5। कैलकुलेटर रख देते हैं यहां पे। चलो, पर्टिकुलर्स, टाइम पीरियड, हमारा पी फैक्टर कितना था एट द रेट 14%। अमाउंट, और ये आएगा प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है ना। चलो, सबसे पहले मेरा कैश आउटफ्लो क्या आएगा कैश आउटफ्लो में। सबसे पहले उसका एक कंपेंसेशन देना था कॉन्ट्रैक्टर को 90 लाख। टाइम पीरियड 0 में 90 लाख कंपेंसेशन टू कॉन्ट्रैक्टर, ये सब है रुपीज इन लाख। ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग मशीन परचेज किए, वो लोन लेके किए, तो लोन आया टाइम पीरियड 0 में, संग संग लोन चला गया मशीन खरीदने में, तो ना कैश आया ना कैश गया, नेट में कुछ नहीं हुआ। मेरा कुछ इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल था। टाइम पीरियड 0 में 60 लाख था, टाइम पीरियड 1 में 105 लाख था, जो मटेरियल का स्टॉक रखे। अब लोन का रीपेमेंट करना है 4 साल में इक्वल इंस्टॉलमेंट में। टाइम पीरियड 1 2 3 4, हर साल 150 करके। आई डोंट थिंक इसके अलावा और कोई मेरा खर्चा लग रहा है। ठीक, तो देखो कैश आउटफ्लो सारा लिख दिए, पी फैक्टर लास्ट में लिख देंगे। चलो अभी काम करते हैं, अब 2 4 लाइन छोड़ के नीचे लिखते हैं कैश इनफ्लो। एक मेरा रेवेन्यू कैश इनफ्लो जो हर साल आने वाला है, टाइम पीरियड 1 2 3 4, और एक मेरा टर्मिनल कैश इनफ्लो जो क्या चीज रहेगा, दो चीज। एक मशीन को बेच के नेट में 15 लाख मिला था, अगला जो 165 लाख मटेरियल में गया वो वापस से रिलीज हो गया, तो टर्मिनल कैश इनफ्लो। टाइम पीरियड 4 में कितना आएगा, 15 लाख एंड 165 लाख, यानी आ गया 180 लाख। यानी मेरा क्वेश्चन खत्म, बस खाली रेवेन्यू कैश इनफ्लो निकालना है एक पीएल बना के। चलो 5 6 लाइन छोड़ के नीचे बनाते हैं रेवेन्यू कैश इनफ्लो का वर्किंग। टाइम पीरियड 1 2 3 4। स्टार्ट करेंगे सेल वैल्यू के साथ। कितना था, 966, 966, 1254, 1254। ठीक है। इसके अलावा एक और मेरा सेविंग्स होने वाला है, जो हर साल कॉन्ट्रैक्टर को डिस्पोज करने के लिए 150 लाख देना पड़ता था, वो एक तरह गेन होगा। तो सेविंग्स इन कॉस्ट, इन डिस्पोजल कॉस्ट लिख देते हैं।
अब माइनस करना है बहुत सारा एक्सपेंस। मेरा पहला है मटेरियल कॉस्ट, 90, 120, 255, 255। नेक्स्ट है मेरा वेजेस। पहला 2 साल में आइडल टाइम जुड़ा हुआ था, उसको हटाना है क्योंकि वो तो एनीवेज लगता है। तो ये कितना आ जाएगा, 180, 195, 255 एंड 300। अगला माइनस करना है अदर कैश एक्सपेंस, 120, 135, 162 एंड 210। अगला माइनस करना है फैक्ट्री ओवरहेड। इसमें ध्यान होगा क्या आने वाला है। बाकी तो खाली अपोर्शनमेंट था, बस खाली इंश्योरेंस इस वेंचर के लिए था 90 लाख, तो हर साल क्या आएगा इंश्योरेंस का 90 लाख। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, 150, 114, 84 एंड 63। इसके अलावा एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या था, ये जगह मेरे को मटेरियल को स्टोर करने में यूज करना पड़ा, अगर नहीं करते तो रेंट पे देते, जहां मेरे को 30 लाख करके हर साल मिलता, जो मेरा चला गया। एक और क्या आएगा इंटरेस्ट कॉस्ट, कितना आएगा, पहला साल 600 का 14%, 84। सेकेंड ईयर में 600 में 150 रिपेमेंट हो गया, यानी क्या बचा 450, 450 का 14% कितना आएगा, 63। उसके बाद 300 का 14%, 42, लास्ट ईयर में 21। इससे मेरे को सीधा क्या मिल जाएगा, EBT। कैलकुलेट करके देखना जो आएगा। माइनस करेंगे टैक्स, मुझे मिल जाएगा EAT। वापस से एड बैक करेंगे डेप्रिसिएशन जो दिया हुआ था, 150, 114, 84, 63। मेरे को सीधा क्या मिलेगा, रेवेन्यू कैश इनफ्लो। अगर आप हम लोग कैलकुलेट करें तो हम बताते हैं कितना आएगा ये। EBT निकाला हम, सीधा टैक्स @ 30% माइनस करके सीधा EAT लिखा है 70%। आप लोग कैलकुलेट करके दिखाना। जाएगा 258.3, जाएगा 340.2, जाएगा 304.5। डन। ये जो रेवेन्यू कैश इन्फ्लो आया, एग्जैक्ट इसी रेवेन्यू कैश इन्फ्लो को ऊपर में पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करें, जाएगा 410.4, जाएगा 372.3, जाएगा 424.2, जाएगा 367.5। आई थिंक क्वेश्चन हो गया। पीवी फैक्टर खुद कैलकुलेट मत करना, जो क्वेश्चन में दिया एग्जैक्ट उसको यूज कर लेना। क्या क्या दिया हुआ था देखो जरा क्वेश्चन में। टाइम पीरियड 0 में हमेशा रहेगा 1, 0.877, 0.769, 0.674, 0.592। ठीक। कुछ नहीं करना, पी फैक्टर को अमाउंट से मल्टीप्लाई कर, मेरे को प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा। ये आप लोग इजीली कर सकते हैं।
लास्ट में एनपीवी क्या आएगा, जितना मेरा कैश इनफ्लो आया माइनस कैश आउटफ्लो, अगर हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे ये अराउंड 577 के आसपास आएगा। डन। चलो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होता है खत्म, जो एक अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ये क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स का, जो हम लोग इसी टाइप का क्वेश्चन किए हुए भी हैं। चलो फटाफट देखते हैं क्वेश्चन 6 में क्या है। चलो क्या लिखा है, कंपनी वांट्स टू फॉलो अ मोर प्रूडेंट पॉलिसी टू इंप्रूव इट सेल्स फॉर द रीजन विच इज ₹9 लाख पर एनम एट प्रेजेंट। ठीक है, आज के दिन देखो सेल वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9 लाख रुपया, और ऑन एन एवरेज कलेक्शन पीरियड है 45 दिन। आफ्टर सर्टेन रिसर्च द मैनेजमेंट कंसल्टेंट ऑफ द कंपनी रिवील्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 4 पॉलिसी दिया है WXYZ, बोलता है अगर 45 दिन को इंक्रीज कर दे और 15 यानी 60, 45 + 30 माने 75, 45 + 45 मतलब 90, 45 + 70 मतलब 115। अगर इतना डेज कर दे तो मेरा सेल्स भी बढ़ जाएगा, 9 लाख की जगह 9 लाख 60, 9 लाख 90, 10 लाख 50, 11 लाख 10। डिफॉल्ट बोल रहा है, डिफॉल्ट का मतलब क्या, बैड डेट। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 3 रुपया पर यूनिट, इससे मुझे यूनिट्स मिल जाएगा। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है 2.25, जिसमें वेरिएबल कॉस्ट है 2 रुपया, यानी 2.25 माइनस 2, फिक्स कॉस्ट कितना आ जाएगा, 0.25 पर यूनिट। करेंट बैड डेट दिया हुआ है 1%। रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज 20%, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने में काम आएगा। साल में अज्यूम करते हैं 360 डेज, बताओ कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा। वेरी इजी क्वेश्चन, फटाफट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 इनकम स्टेटमेंट बनाकर। चलो जल्दी से करते हैं। अब देखो रिसीवेबल का कोई भी क्वेश्चन करने का दो तरीका रहेगा, इधर हम लोग कर सकते हैं टोटल अप्रोच पे, या हम लोग कर सकते हैं इंक्रीमेंटल अप्रोच पे। इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स कर रहे हैं, पर्टिकुलर्स, प्रेजेंट पॉलिसी, WXYZ। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग यहां पे लिखते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स। ये कैसे मिलेगा, जितना सेल वैल्यू है डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस 3, वो निकल जाएगा 1 मिनट में। सेल वैल्यू देखो मेरे को हर ऑप्शन में दिया हुआ है, कितना कितना है। आज के दिन था 9 लाख, फिर 9,60,000 है, 9,90,000 है, 10,50,000 है, 11,10,000 है। $11,10,000 है। चलो ठीक। सेलिंग प्राइस दिया हुआ था 3 रुपया पर यूनिट, तो उससे मुझे आराम से नंबर ऑफ यूनिट्स मिल जाएगा, 3 लाख, 3,20,000, 3,30,000, 3,50,000, और ये आएगा 3,70,000। चलो ये आया सेल वैल्यू। मेरा वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ था 2 रुपया पर यूनिट, चलो माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ₹2 पर यूनिट। तो देखो मेरे को नंबर ऑफ यूनिट्स पता है, इंटू 2 कर दो, मेरा वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा। कितना कितना आएगा जरा लिखे, ये आएगा 6 लाख, 6,40,000, 6,60,000, 7 लाख, 7,40,000। मेरे को सीधा क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन ये आएगा 3 लाख, 3,20,000, 3,30,000, 3,50,000 एंड 3,70,000। ठीक, माइनस करना है फिक्स कॉस्ट। मेरा फिक्स कॉस्ट कितना था, 25 पैसा पर यूनिट, जो प्रेजेंट में था। तो प्रेजेंट में कितना यूनिट था, 3 लाख यूनिट इंटू 0.25, ये आएगा 70,000,
सॉरी 75,000। एक बात ध्यान देना, जो मेरा फिक्स कॉस्ट आया वो हर बार हर ऑप्शन में क्या रहेगा, सेम। मेरे को सीधा मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक, माइनस करना है बैड डेट। मेरा बैड डेट दिया हुआ था, कितना था बैड डेट जरा देखना। आज के दिन था 1%, उसके बाद 1.5, 2, 3, 4, आज के दिन 1%। हाँ, 9 लाख का 1% कितना आएगा, 90,000, सॉरी 9,000। 9,60,000 का 1.5%, 14,400। 9,90,000 का 2%, 19,800। 10,50,000 का 3%, 31,500। 11,10,000 का 4%, 44,400। माइनस करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कैसे आएगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 360 इनटू क्रेडिट पीरियड, और आई थिंक 20% दिया हुआ था, 20% था, यस। मेरा टोटल कॉस्ट में क्या आएगा, फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट मिला के, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करते हैं। फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट मिला के कितना आएगा, कितना आएगा ये 6,75,000 डिवाइडेड बाय 360। आज के दिन कितना डेज था, 45 इंटू 20%, 16,875। नेक्स्ट आएगा 6,40,000 प्लस 75,000, 7,15,000 डिवाइड बाय 360 इंटू, ये आएगा 23,833। ये आएगा 30,625। ये आएगा 38,750। हाँ, 52069 या 70। कैलकुलेट करते हैं मेरा नेट प्रॉफिट कितना। जहां मेरा नेट प्रॉफिट मैक्सिमम आएगा वो ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट रहेगा। चलो फटाफट कैलकुलेट करें कितना कितना आएगा। 199,125, 206767, जाएगा 204575, टू 204,750, हाँ 198,530। तो अगर हम लोग देखेंगे मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे आ रहा है, वेल 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 वेल, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे आ रहा है, ये ऑप्शन में। तो मेरा रिकमेंडेशन में क्या आएगा, सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डब्ल्यू। डन। चलिए था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों का है रिस्क एनालिसिस का क्वेश्चन, और बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। इसे इजी क्वेश्चन तो हम लोग
नहीं किए होंगे कभी। देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। A&R Limited is considering one of two mutually exclusive proposal, Project X and Y, which require cash outlay of rupees 42,50,000 and 41,25,000 respectively. तो देखो दोनों में कैश आउटफ्लो दिया हुआ है, कितना कितना लगने वाला है। The certainty equivalent cash flow approach is used in incorporating risk in capital budgeting. The current yield on government bond is 5.5%, risk free rate of return दिया हुआ है। और आप लोगों को ध्यान होगा जब सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कैश फ्लो अप्रोच लगाते हैं तो जो पीवी फैक्टर कैलकुलेट करता है वो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न पे ही होता है। The expected net cash inflow and its certainty equivalent are as below. तो प्रोजेक्ट एक्स और वाई में कितना कैश इन्फ्लो आएगा, इसका सर्टेनिटी इक्विवेलेंट क्या है, मल्टीप्लाई करते ही ये अनसर्टेन कैश इन्फ्लो है, मल्टीप्लाई करेंगे सर्टेनिटी इक्विवेलेंट के साथ, मुझे क्या मिल जाएगा, सर्टेन कैश फ्लो क्या है। सिमिलरली प्रोजेक्ट वाई में मिल जाएगा। और एक और दोनों का कैश इन्फ्लो आ गया, अपना अपना पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू मिला माइनस कैश आउटफ्लो एनपीवी आ जाएगा, और जिसका एनपीवी मैक्सिमम ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट है। सो ये आई डोंट थिंक सो एक क्वेश्चन करने में हम लोग को ज्यादा टाइम वेस्ट करना चाहिए। सीधा अगर हम लोग देखें मेरा हर साल कैश इन्फ्लो कितना आएगा, 16.5 लाख का 80 इंटू 0.8 ये बनेगा 13,20,000, जाएगा 10,50,000, 15 लाख इंटू 0.5 7.5 लाख, 20 लाख इंटू 0.4 8 लाख, 21 लाख इंटू 0.6 12,60,000 आया हुआ है। सिमिलरली हम लोग एक काम करते हैं, ये कैलकुलेशन करते हैं प्रोजेक्ट वाई के लिए। आ, 16,50,000 इंटू 0.9 ये आएगा 14,85,000। नेक्स्ट वाला आएगा 13,20,000, जाएगा 10,50,000, जाएगा 8 लाख, जाएगा 7,20,000। तो देखो मेरे को हर साल का कैश इनफ्लो पता है, पी फैक्टर पता है, मल्टीप्लाई करते ही प्रेजेंट वैल्यू माइनस कैश आउटफ्लो ऑलरेडी हमारा फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ था। मेरे को सीधा क्या मिल जाएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू, और जिसमें एनपीवी मैक्सिमम आया वो ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट है। तो ये काफी इजी क्वेश्चन, इसको करने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, डिविडेंड डिसीजन का क्वेश्चन, एक और बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर क्यूबी लिमिटेड, अर्निंग्स पर शेयर दिया हुआ है ये आ गया ई, डिविडेंड पर शेयर दिया हुआ है ये आ गया डी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है ये आ गया के ई, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये आ गया आर। कैलकुलेट करना है मार्केट प्राइस पर शेयर यूजिंग गॉर्डन एंड वॉल्टर फॉर्मूला। गॉर्डन का फॉर्मूला क्या था आप लोगों को ध्यान होगा, ये सीधा का सीधा कैलकुलेटर में ऐसे ही कैलकुलेट हो जाएगा, पास में कर देते हैं। गॉर्डन का आपको फॉर्मूला शायद याद होगा, P0 का फॉर्मूला था D1 अपॉन KE माइनस G। अगले साल डिविडेंड कितना देना है, 36, KE कितना है 15%, माइनस करना है ग्रोथ रेट। हमारा ग्रोथ रेट क्या कैसे कैलकुलेट होगा, आइदर क्वेश्चन में दिया रहे तो फैंटास्टिक, अगर बाई चांस क्वेश्चन में ना दे तो ग्रोथ रेट कैसे मिलेगा, बी इंटू आर। बी क्या है रिटेंशन रेशियो, आर क्या है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो ये रहा, बी मतलब रिटेंशन रेशियो क्या रहेगा, 120 में डिविडेंड दिए 36, यानी कितना परसेंट डिविडेंड दे रहे हैं, 30%, 120 का 30% दिए, यानी रिटेन कितना किए 70%। ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या था, बी इंटू आर, तो 70% इंटू 20% जो क्या बन जाएगा 14%, 0.14। तो आप लोग कैलकुलेट करना, ये कितना आ जाएगा 3600। ये हो गया हमारा गॉर्डन मॉडल। अगला था हमारा वॉल्टर, मैं इसको रिमूव कर देता हूं, इसके लिए नोटबुक का जरूरत नहीं है।
बड़ा इजी क्वेश्चन था, ऐसे ही हो गया। नेक्स्ट हमारा है वॉल्टर। वॉल्टर में एमपीएस का फॉर्मूला क्या था? डी प्लस ई माइनस डी इंटू आर डिवाइडेड बाई के ई होल डिवाइडेड बाई के ई। सारा वैल्यू दिया हुआ है, क्लियर कट। आप लोग जैसी वैल्यू पुट करेंगे तुरंत मेरा एमपीएस मिल जाएगा। डिविडेंड पर शेयर दिया हुआ है 36, अर्निंग्स है 120, डिविडेंड 36, आर कितना दिया हुआ है 20% माने 0.2, के है 0.15 होल डिवाइडेड बाय 0.15। तो पहले एक बार हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं, उसमें 36 ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय 0.15। कैलकुलेट अगर करके देखिए ये वैल्यू आएगा 986.67। ठीक, तो एक और बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो हमारा आखिरी क्वेश्चन आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वेल इस टाइप का सेम क्वेश्चन हम लोग किया हुआ रहता है। चलो जल्दी से देखते हैं क्या है। क्या लिखे थे? फॉलोइंग फिगर्स एंड रेशियोज आर रिलेटेड टू अ कंपनी। सेल वैल्यू दिया हुआ है क्रेडिट सेल 90 लाख, जीपी रेशियो दिया हुआ है 35%, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है बेस्ड ऑन सीओजीएस। ओके, अगर बेस्ड ऑन सीओजीएस नहीं बोलता तो फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता टर्नओवर मतलब सेल बाय फिक्स एसेट, और अभी सेल नहीं, सेल की जगह सीओजीएस बाय फिक्स एसेट होगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, लिक्विड रेशियो करंट एसेट माइनस स्टॉक बाय करंट लायबिलिटी, करंट रेशियो सीए बाय सीएल, डेटर्स का कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है 1 मंथ, रिजर्व एंड सरप्लस टू शेयर कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल गेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, फिक्स एसेट टू नेटवर्थ दिया हुआ है। बनाना क्या है? पहले बैलेंस शीट, उसके बाद वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालना है। इफ द कंपनी वांट्स टू मेक अ प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी एट द रेट 15% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। चलो ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। फटाफट पहले बैलेंस शीट बनाते हैं का फॉर्मेट, नीचे वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे, जो जो वैल्यू आता रहेगा ऊपर वैल्यू पुट करते रहेंगे। तो एक काम करें, फटाफट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, हमारा आखिरी क्वेश्चन। चलो बनाना क्या है? बैलेंस शीट। अभी तक देखो बैलेंस शीट के अंदर में एक भी आइटम दिया हुआ नहीं है, तो एनीवेज मुझे सारा का सारा वैल्यूज कैलकुलेट करना है। चलो एक काम करते हैं, सीधा शुरू करते हैं नीचे वर्किंग नोट 0.1। सेल वैल्यू दिया हुआ है 90 लाख, जीपी रेशियो दिया है 35%, तो पहले एक बार जीपी निकालते हैं। कितना आएगा? 90 लाख का 35%, 31,50,000। मेरे को सीओजीएस मिलेगा सेल माइनस जीपी, अगर हम लोग कैलकुलेट करें देखना ये आएगा 58,50,000। चलो वर्किंग नोट 2। नेक्स्ट हमारा है फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन सीओजीएस, तो सेल बाय फिक्स एसेट नहीं, सीओजीएस बाय फिक्स एसेट। कितना है ये रेशियो? 1.5। सीओजीएस का वैल्यू पुट करेंगे, मेरे को सीधा फिक्स एसेट का वैल्यू मिलेगा, देखना 58,50,000 डिवाइड बाय 1.5, ये आएगा 39 लाख। तो एक काम करें, फिक्स एसेट का वैल्यू पुट कर देते हैं 39 लाख। नेक्स्ट हमारा वर्किंग नोट 3। स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया है बेस्ड ऑन सीओजीएस 1.5, सॉरी 6 दिया हुआ है, तो सीओजीएस बाय स्टॉक है 6। सीओजीएस का वैल्यू था 58,50,000, सीओजीएस का वैल्यू था 58,50,000, वैल्यू पुट करेंगे, मेरे को सीधा स्टॉक का वैल्यू मिलेगा 9,75,000। नेक्स्ट हमारा वर्किंग नोट 4।
लिक्विड रेशियो दिया है 1.5। ओके वेट, उसके पहले हम लोग लिक्विड रेशियो के लिए करंट एसेट, ओके अब यहां लिक्विड रेशियो करंट रेशियो दोनों एक साथ यूज करते हैं। लिक्विड रेशियो 1.5, करंट रेशियो 2.5, तो CA बाई CL है 2.5, तो देयरफॉर CA है 2.5 CL। लिक्विड रेशियो है 1.5, तो करंट एसेट माइनस स्टॉक बाय करंट लायबिलिटी है 1.5, स्टॉक का वैल्यू पुट कर, अब CA की जगह 2.5 CL पुट कर देते हैं। तो देखना करंट लायबिलिटी कितना मिल जाएगा, 9,75,000। जैसी करंट लायबिलिटी है 9,75,000, मेरे को करंट एसेट मिल जाएगा 24,37,500। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं करंट एसेट करंट लायबिलिटी का। ठीक, करंट एसेट में स्टॉक का वैल्यू हम लोग निकाले थे 975, डेटर का वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगा। ये वर्किंग नोट कौन सा आएगा, 5। डेटर्स कलेक्शन पीरियड था 1 मंथ, साल भर का सेल 90 लाख है, तो डेटर्स का वैल्यू क्या मिलेगा, साल भर का है 90 लाख डिवाइडेड बाय 12, एक महीने का इंटू 1 कितना आ जाएगा, 7.5 लाख। यानी कैश एंड बैंक आएगा बैलेंसिंग फिगर 7,12,500। डन। अब इसके बाद मेरा क्या बचता है, बस 3 रेशियो। अब फिक्स एसेट टू नेटवर्थ है 1.3, उसको यूज कर लेते हैं। फिक्स एसेट कैलकुलेट किए थे 39 लाख, तो मेरा नेटवर्थ कितना आ जाएगा, 30 लाख। अब ये जो नेटवर्थ आया इसके अंदर में बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस और कैपिटल का रेशियो है 1:1.5, तो 30 लाख को 1:1.15 की रेशियो में बांटना है। रिजर्व टू शेयर कैपिटल जाएगा 12 लाख, एंड शेयर कैपिटल कितना आ जाएगा, जो बाकी बैलेंस बच गया 18 लाख। करेक्ट। ये वैल्यू ऊपर पुट करते हैं कैपिटल रिजर्व का, कैपिटल आया 18 लाख, रिजर्व आया 12 लाख। एक बार असेट का टोटल अगर हम लोग करें, ये आएगा 63,37,500, तो ऑब्वियस सा होता है लाइबिलिटी में वही आएगा 63,37,500। बाकी बैलेंस आया लोन 23,62,500। बाकी बैलेंस आएगा लोन 23,62,500। अगर हम लोग चाहे तो जो कैपिटल गेयरिंग रेशियो है ना, उससे इसको चेक भी कर सकते हैं। अब मेरे को निकालना है नेट वर्किंग कैपिटल, जिसमें 15% कंटिजेंसीज भी ऐड करना है। तो करंट एसेट का तीनों आइटम ले लिए, माइनस करंट लाइबिलिटी कर दिए। मेरा नेट वर्किंग कैपिटल आप लोग एग्जाम में करके दिखाना, मेरा नेट वर्किंग कैपिटल कितना आएगा, 24,37,500 माइनस 9,75,000, जो आएगा 14,62,500।
इसमें 15% कंटिजेंसी ऐड करेंगे, मेरे को मिलेगा 1681,875। इंक्लूडिंग कंटिजेंसी ऐड करेंगे 1681,875। डन। चलो इसी के साथ हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आरटीपी होता है खत्म। जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है वो हम लोग अपने पार्ट 2 के अंदर में कवर करेंगे। थैंक यू, बाय।